हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सेशन में। कल हम लोग पढ़ रहे थे बाल विकास के सिद्धांत पिछली वीडियो में, और आधे सिद्धांत यानी कुल 12 सिद्धांतों में से 11-12 जो भी हैं उनमें से 6 सिद्धांतों को हम बता चुके थे, यानी भाग 1 हमारा कंप्लीट हो गया था। यह वीडियो बाल विकास के सिद्धांत का दूसरा भाग है। इसमें हम अध्ययन करेंगे बाल विकास के और जो भी सिद्धांत होते हैं उनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। जो हमारा 7वां सिद्धांत है वो है परस्पर संबंध। परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो जो हमारा ये 7वां सिद्धांत है यह है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। भाई किस चीज में इंटर रिलेशन की बात की जा रही है ये हम देखें। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिए थे सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत, हमने पढ़ लिया था। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत ये भी हमने पढ़ लिया था। क्रमबद्धता का सिद्धांत ये भी हमने पढ़ लिया था। इस प्रकार के सिद्धांत 6 पढ़े थे। तो अब है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध के स्थान में किसमें संबंध बताने की बात कही जा रही है? जितने भी पक्षों का हमने बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन किया था, तो मुख्य रूप से हमने 4 प्रकार के पक्षों का अध्ययन किया: शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक। ये चारों पक्ष, या फिर इनको ब्लूम ने 3 भागों में बांटा है: ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञान मतलब संज्ञानात्मक चीज़ों से जो भी हमारा विकास होता है वह, जो इसमें बौद्धिक शक्तियाँ काम करती हैं वो। दूसरा संवेगात्मक या फिर भावात्मक पक्ष, जिसमें भाव की प्रधानता होती है, संवेगों की प्रधानता होती है, तो उसमें विकास जो होता है वह। जो तीसरा उन्होंने बांटा वह क्रियात्मक, जो हम करते हैं, सीखते हैं, करके सीखते हैं, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा सीखते हैं, उसको उन्होंने क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत रखा। तो ये तीनों पक्ष आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, या फिर हमने जो अभी तक पढ़ा शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक पक्ष, यह चारों पक्ष आपस में अंतः संबंधित होते हैं। कैसे? यदि कोई भी बच्चा, हमने पहले भी बताया है कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो उसमें ऐसी एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं कि वह अपना हाथ पैर हिला रहा है, यानी, और उसके चलने में भी कभी कुछ हमने अपंगता देखी है। भले उसके हाथ पैर दोनों सुरक्षित हों, लेकिन उसके चलने की स्टाइल और शारीरिक रूप से भी थोड़ी बहुत अपंगता हम देखते हैं। हालांकि उसके सभी अंग सही होते हैं, उसके बावजूद भी यदि उसका मस्तिष्क, मानसिक विकास अवरुद्ध है, मंद है, और वह मंद बुद्धि बालक है, तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ हम देखते हैं। भावात्मक रूप से बहुत अस्थिर होता है, यह भी हम देखते हैं। बहुत जल्दी रोने लगता है मानसिक मंद बालक, बहुत जल्दी हंसने भी लगता है, बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें हम अपने आसपास में देखते हैं। यदि कोई इस प्रकार का बालक है जो संवेगात्मक रूप से अस्थिर है, या मानसिक रूप से अस्थिर है, और या शारीरिक रूप से अस्थिर है, तो यदि इनमें से किसी भी एक चीज में वह अस्थिर है या सामान्य से अलग है, तो उसकी सभी पक्षों में कुछ न कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि विकास के किसी एक पक्ष के कमजोर होने से उसके सभी पक्षों पर प्रभाव पड़ता है, या फिर किसी एक पक्ष के मजबूत होने से भी उसके सभी पक्षों पर प्रभाव पड़ता है। प्रभाव दोनों तरीके से पड़ सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक। यदि स्वस्थ होंगे तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अरस्तु ने ये क्यों कहा था? क्योंकि शारीरिक पक्ष मानसिक पक्ष से अंतर संबंधित है।
तो यदि शरीर हृष्ट-पुष्ट होगा तो ज्ञान को समाहित करने की शक्ति, कॉन्सेप्ट बनाने की शक्ति, सीखने की शक्ति, बैठने की शक्ति होगी तो पढ़ने की शक्ति होगी। तो इस प्रकार से शारीरिक रूप से यदि हम हृष्ट-पुष्ट हैं तो मानसिक रूप से भी हम अच्छा कर सकते हैं, परंतु प्रशिक्षण भी आवश्यक है। ऐसा ही नहीं कि कोई खाए पिए पहलवान हो रहे हैं लेकिन प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है, अध्ययन नहीं हो रहा है, ज्ञानार्जन नहीं हो रहा है, तो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा सबल हो जाएंगे। अनुभव की आवश्यकता होती है, परंतु उन दो लोगों की तुलना कीजिए जिसमें एक हृष्ट-पुष्ट नहीं है वह भी उतनी मेहनत कर रहा है और एक हृष्ट-पुष्ट है वह भी उतनी मेहनत कर रहा है, तो जो हृष्ट-पुष्ट वाला होगा उसमें सकारात्मक परिवर्तन और विकास अधिक दिखाई देगा अपेक्षाकृत पहले वाले से। इसलिए इनका प्रभाव पड़ता है। तो जो सभी पक्ष होते हैं वह आपस में अंतः संबंधित होते हैं और इसी को परस्पर संबंध का सिद्धांत कहते हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। फिर आती है अगले सिद्धांत की बारी। अगले सिद्धांत को कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत इसको बोल देते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, एकीकरण के सिद्धांत का क्या मतलब होता है। शुरुआत में हम ये चीज देखते हैं कि कोई भी बच्चा किसी एक कार्य को करने के लिए शरीर के लगभग सभी अंगों का उपयोग करने लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो वह यह जान जाता है कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता पड़ती है और तब वह धीरे धीरे उस अंग का उपयोग ही करने लगता है, बाकी के अंग का उपयोग नहीं। सांवेगिक रूप से भी अस्थिर होता है पहले और धीरे धीरे करते करते सांवेगिक रूप से भी सामान्य हो जाता है। एकीकरण का मतलब यह है कि सबसे पहले शिशु शैशवावस्था में जब बच्चा रोता है तो वह हाथ भी पटकता है, पैर भी पटकता है, मुंह भी भींचता है, सभी प्रकार की क्रियाएं करता है रोने के लिए। लेकिन जब वह बड़ा होता जाता है तब क्या होता है, वह सिर्फ मुंह का यूज करता है रोने के लिए। तो पहले उसे यह पता नहीं होता कि यह कार्य किसके द्वारा किया जाना चाहिए, किस अंग के द्वारा विशेषकर रूप से किया जाना चाहिए, यह इसे नहीं पता होता है। तो और धीरे धीरे करते करते वह एकीकरण करने लगता है। एक और एग्जाम्पल इसका देते हैं, जैसे साइकिल चलाना। सबसे पहले जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो एकीकरण का सिद्धांत इसको भी कहते हैं कि समायोजन न कर पाना सभी अंगों के बीच में। तो जब हम सबसे पहले साइकिल चलाना सीखते हैं तब हम एक साथ में हैंडल संभालना है, एक साथ में सामने देखना है और एक साथ में पैडल मारना है। यह तीनों काम, और जब कहीं ब्रेक व्रेक लगाने की बात पड़ जाए तो और भी जटिल हो जाता है। तो जब तीनों काम साथ में करने के लिए हमारे अंग समायोजित नहीं हो पाते हैं और इस वजह से गिरने का डर रहता है। धीरे धीरे जब प्रशिक्षण हमें मिलता जाता है तब एक साथ तीनों काम विशेष विशेष अंगों के द्वारा किए जाने लगते हैं और सामान्य रूप से किए जाने लगते हैं, यानी उसकी हमें आदत पड़ जाती है धीरे धीरे। इसका मतलब सबसे पहले अंगों का समायोजन ठीक नहीं था, प्रशिक्षण होता गया, परिपक्वता होती गई और धीरे धीरे एकीकरण हो गया अंगों का कि कौन सा कार्य किस अंग को करना है। तो इसका मतलब होता है कि किसी होल वर्क को करने के लिए पूरे बॉडी पार्ट्स के अंगों का समायोजन करना और तब सीखना, ये एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। एक क्वेश्चन आगे यह भी दिया है कि एक बच्चा शैशवावस्था में है तो वह रोते हुए हाथ पैर पटकता है, चीखता है, लेकिन जब जैसे जैसे बड़ा हो जाता है वैसे वैसे यदि उसको क्रोध प्रकट करना होता है तो उसके गले की नसें तन जाती हैं,
चेहरा लाल हो जाता है, यह किस चीज का सिद्धांत है? तो ये एकीकरण के सिद्धांत में ही आएगा कि वह सीख लेता है कि अब मुंह का ही यूज करना है और गले का यूज करना है, मतलब अपने आप को कंट्रोल करने का प्रयास करना है, गुस्सा आने पर किसी विशेषकर अंग का यूज करना है। इस प्रकार से वह अंगों का समायोजन करना सीख जाता है किसी भी एक कार्य को परफॉर्म करने के लिए, या फिर एक काम को परफॉर्म करने के लिए सभी अंग अपने अपने जगह पर कौन कौन सा काम करेंगे उनका समायोजन ठीक ढंग से सीख जाता है धीरे धीरे। तो एकीकरण का सिद्धांत यही सिद्धांत विकास का, कि पहले एकीकृत नहीं होता है, अंगों का समायोजन ठीक ढंग से नहीं होता, और धीरे धीरे अपने संवेगों को प्रकट करने के लिए, क्रियात्मक पक्ष को मूर्त रूप देने के लिए वह अंगों का समायोजन ठीक ढंग से। और अगला सिद्धांत है परिपक्वता एवं अधिगम का सिद्धांत। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग। इसके बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से हम चर्चा कर चुके हैं। जब मैंने स्टार्टिंग की थी फर्स्ट चैप्टर की, तभी आपको यह बताया था कि जब परिपक्वता और प्रशिक्षण यानी अधिगम ये साथ साथ मिलकर के चलते हैं तो विकास भी होता चलता है साथ साथ। तो इसकी चर्चा कर चुके हैं कि जब हम परिपक्व होंगे, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, बच्चा चलना सीखता है, क्वेश्चन में भी बताया था यह चीज़ कि जब बच्चा खड़ा होने के लिए, चलने के लिए उसके मांसपेशियां परिपक्व होती हैं, तब उसे यदि प्रशिक्षण दिया जाए तो वह चलना सीख जाएगा। लेकिन इन दोनों में से किसी भी एक चीज को अगर नहीं होना पाया जाएगा तो फिर वह विकास को प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब साइकिल चलाने के लिए 3 माह में वह लर्निंग करता है, लेकिन उसकी मांसपेशियां परिपक्व नहीं है तो वह साइकिल चलाना नहीं सीख सकता है। लेकिन अगर वह 5 साल का हो जाता है, छोटी साइकिल चलाने के लिए परिपक्व हो जाता है, लेकिन उसे सिखाया नहीं जाता है तो भी वह साइकिल चलाना नहीं सीख सकता है। इसलिए इन दोनों चीज़ों का समान रूप से चलते रहना आवश्यक है और वही विकास को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता है। इसकी चर्चा भी हम कर चुके थे। अगले पर आते हैं, और जो अगला सिद्धांत आता है वह आता है पूर्ण विकास का सिद्धांत। इसको सिद्धांतों में सम्मिलित कर लेते हैं, लेकिन वह लगभग पुरानी ही बातों को बताता है। एक चीज़ यह बताता है कि शारीरिक रूप से पहले हमारा स्वस्थ होना जरूरी है, फिर धीरे धीरे हमारे अंदर सारे मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन आते जाते हैं, लेकिन सबसे पहले शरीर का विकास होता है उस चीज़ के लिए। तो यही है, इसको बोलते हैं पूर्ण विकास का सिद्धांत। पूर्ण विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट, पूर्ण विकास का सिद्धांत यह ये बताता है कि सभी चीज़ों का विकास साथ साथ में होता है। पूर्ण विकास मतलब शारीरिक, मानसिक यानी जिसको संज्ञानात्मक बोल देते हैं, सांवेगिक और सामाजिक विकास धीरे धीरे होता है। इसमें सबसे पहले शारीरिक विकास होता है और उसके बाद मेंटल डेवलपमेंट, फिर इमोशनल डेवलपमेंट, फिर सोशल डेवलपमेंट। इस तरह से होता है पूर्ण विकास। तो यह पूर्ण विकास के बारे में यह कहता है कि फर्स्टली बॉडी डेवलपमेंट, देन सोशल, मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट आर परफॉर्म। तो यही पूर्ण विकास का सिद्धांत है इन शॉर्ट। अगले सिद्धांत पर आते हैं। ये 10 सिद्धांतों तक हो गए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। व्याख्या के लिए वीडियो देख सकते हैं, अंत तक वीडियो देखें, व्याख्या सुने इसकी, और पॉइंट्स के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
जो अगला सिद्धांत आपका आता है वो आता है प्रिंसिपल ऑफ लीनियर वर्सेस स्पाइरल डेवलपमेंट। ये आता है सिद्धांत, इसको बोल देते हैं ऋजुरेखीय अथवा वलय विकास का सिद्धांत। बोल देंगे इसको प्रिंसिपल ऑफ लीनियर वर्सेस स्पाइरल डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछ लिया जाएगा, पूछा भी गया है, सीटेट में पूछा गया है और टेट में भी पूछा गया है। इसका मतलब क्या होता है ये आप जान लेंगे। विकास कभी सीधा नहीं होता, विकास हमेशा रिंग यानी स्पाइरल वलयाकार होता है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि विकास क्या होता है, ऋजुरेखीय या वलयाकार। स्पाइरल इंग्लिश आप ज़्यादा ध्यान रखेंगे इसकी, स्पाइरल है या लीनियर है। आप हमेशा कहेंगे कि जो विकास होगा वह स्पाइरल होगा, लीनियर कभी भी नहीं होगा होती है। कैसे व्याख्या इसकी होती है? विकास कभी सीधी रेखा में नहीं चलता है। कहने का ये मतलब है कि हम सीधे उत्तरोत्तर एक स्टेप जाएं, दूसरा स्टेप जाएं और सीधी रेखा में ऐसे विकास बढ़ते हुए हम चले जाएं, इस प्रकार से विकास नहीं होता। विकास किस प्रकार से होता है, वलयाकार किस प्रकार से होता है। कभी कभी हम विकास करते हैं यानी सकारात्मक परिवर्तन हमारे पास होते हैं, लेकिन कोई भी एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पर पठार आ जाता है, जहाँ पर हमारा विकास अवरुद्ध हो जाता है। उस विकास को फिर से चालू करने के लिए हम फिर बेसिस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यानी बेसिस को जानना उसके स्टार्ट करते हैं। तो हम पीछे लौट करके आते हैं यानी शांत हो जाते हैं या उसी ट्रैक पर वापस आते हैं। फिर उसके बाद में अपने आप को तैयार करते हैं विकास के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कभी ऐसा नहीं होता कि पिछली सारी चीज़ें हमें विकास की याद होती हैं, हमें कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी चीज़ें भूल जाएं तो फिर से सीखने की भी आवश्यकता हो सकती है, यानी उसी मार्ग पर हम वापस आ सकते हैं, इधर उधर भी जा सकते हैं। मतलब अपने विकास को और अच्छा बनाने के लिए हम पीछे आकर उसके बारे में और संग्रह करके इधर उधर से और अपने आप को मजबूत बना के उस विकास को और अच्छा बना सकते हैं। तो और अच्छा बनाने के लिए हम पीछे आ सकते हैं या शांत हो सकते हैं, उस जगह पर रुक सकते हैं। तो अगर कहें कि हमारा विकास हो रहा है, हम सीधी रेखा पर विकास हो रहा है, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सारे विकास होते रहते हैं, कहीं भी हम शांत ना हो, कहीं भी लौट करके ना आए, कहीं भी कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसा संभव नहीं है। विकास वलयाकार होता है यानी रुक रुक कर भी होता है। वापस पुनः उसी स्थिति में आने के बाद में, अपने आप को तैयार करने के बाद में पुनः विकास की ओर अग्रसर होना, यह भी होता है। तो इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि यह ऋजुरेखीय होता है, इसको वापस लौटने की आवश्यकता नहीं होती, यह हम नहीं कह सकते। इसलिए कभी भी क्वेश्चन आएगा और ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, विकास हमेशा रिंग फॉर्म या फिर ये जो स्पाइरल बोलते हैं, स्पाइरल यानी कुंडली की भांति ये होता है। ठीक, मतलब वापस भी हम आ सकते हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और फिर उसके बाद में फिर अपनी तैयारी के साथ अपने पूर्ण विकास में लग सकते हैं। तो एक दिशीय नहीं, इसलिए मतलब क्रमबद्धता तो होती है इनमें, लेकिन शांत होना और पीछे वापस आना ये हो सकता है। कहीं पर पठार भी आ सकते हैं विकास में, अधिगम के पठार आगे पढ़ाएंगे, अधिगम के पठार क्या होते हैं। और जो अंतिम है आपका अगला और अंतिम विकास का सिद्धांत, और जो अंतिम है आपका उस सिद्धांत का नाम है पूर्व विकास के महत्व का सिद्धांत।
कई तरह से भी नाम इसके बनाए जा सकते हैं, आप इंग्लिश ध्यान रखेंगे इसकी। क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट। ये ध्यान रखेंगे। पूर्व विकास के महत्व का सिद्धांत, इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि यदि हम बचपन में ठीक प्रकार से पोषण देते हैं, बचपन में ठीक प्रकार से सामाजिक स्वीकृति देते हैं, ठीक प्रकार से लालन पालन पोषण इस प्रकार से करते हैं, साथ ही सामाजिक और मानसिक विकास के लिए बच्चे को तैयार करने का काम हम ठीक प्रकार से भली प्रकार से करते हैं, तो आगे चल करके उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। यानी अगर हमारा अर्ली डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा होता है तो आगे के जीवन में जो हमारा विकास होगा वह अपेक्षाकृत उसके अधिक अच्छा जाएगा, जो कि बच्चे की जो अर्ली डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ, यानी जिस बच्चे का अर्ली डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ है उससे ज़्यादा जिसका डेवलपमेंट अर्ली अच्छे से हुआ है उसका विकास होगा। इसका मतलब अर्ली डेवलपमेंट जो है यानी शैशवावस्था में जो हम विकास के लिए प्रयत्न करते हैं वह अगर अच्छा होता है तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आगे के विकास के लिए। इसका मतलब शैशवावस्था में पूर्ण रूप से अच्छे प्रकार से पोषण दिया जाना चाहिए, परिवार अच्छी बातों को सिखाने का काम कर सकती है, संज्ञानात्मक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए शैशवावस्था में बच्चों को तैयार करने का काम कर सकती है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए परिवार बच्चे को सहयोग करने का कार्य कर सकती है, और संवेगात्मक रूप से स्थिर बनाने के लिए परिवार बच्चे को सहायता कर सकती है। यदि यह चारों काम किए जाते हैं तो निश्चित रूप से शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था और किशोरावस्था में बच्चे का विकास बहुत ही अच्छे ढंग से होता है। इसलिए शैशवावस्था में बच्चे का विकास बहुत अच्छे ढंग से करने का प्रयत्न करना चाहिए। यही इस सिद्धांत के कहने का पर्याय है। तो यहाँ तक हमने 12 सिद्धांत पढ़े, इससे ज़्यादा कोई सिद्धांत नहीं है। आप क्वेश्चन उठाइएगा, क्वेश्चन करिएगा, सभी प्रकार की व्याख्या आपको लेक्चर से मिल गई है। हम स्वयं भी क्वेश्चन करवाएंगे और आप देखेंगे कि लेक्चर से कितना महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है क्वेश्चंस को करने में। तो इसी प्रकार से हमारा साथ देते रहें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई होती है पिछली लेक्चर वीडियोस की, उसे आप टैप करें और देखें। आई बटन पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट पर जाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको परफॉर्म करने हो वो करें, और पिछली लेक्चर वीडियोस भी उससे आप देख सकते हैं। तो बने रहे हमारे साथ। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।